जय हिंद दोस्तों, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी चौहान व्लॉग में दोस्तों। और मैं आप लोगों के लिए इंतजार खत्म कर दिया हूं और एएमजी सिक्योरिटी गार्ड और एएसओ सभी डिफेंस से संबंधित महत्वपूर्ण भर्ती के लिए मेरे भाई जीके जीएस की 2020 सीरीज लेके आ गया हूं मेरे भाई, जिसमें आपको रामबाण सिद्ध होगा दोस्तों यह सीरीज। और जितने भी भाई हमारी तैयारी कर रहे हैं एएमजी सिक्योरिटी गार्ड और एएसओ और किसी भी डिफेंस से संबंधित भर्ती की, तो उनके लिए यह रामबाण सिद्ध होगी दोस्त, और कहीं ना कहीं उनके लिए महत्वपूर्ण होगी। मैंने इसलिए यहाँ पे लिख भी दिया है मेरे भाई कि ये सभी डिफेंस संबंधित भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण। तो आप देखिए दोस्तों, अभी आप लोग जब जैसे क्वेश्चंस पे मैं चलूंगा दोस्तों, तो उस क्वेश्चंस में मैं आपको 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों 2020 सीरीज में। लेकिन आपको 20 क्वेश्चंस में लगभग 70-80 क्वेश्चंस का मैं नॉलेज दूंगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और देखें दोस्तों तो किस तरीके से जीके जीएस पढ़ा जाता है और किस तरीके से जीके जीएस को तैयार किया जाता है दोस्त। मैं वो तरीका भी आप लोगों को बताऊँगा। तो वीडियो में मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ मेरे भाई क्वेश्चंस की तरफ। जैसे ही मैं क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं तो मैं सीधे क्वेश्चंस पे आ गया मेरे भाई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है दोस्त, तो आप लोग पढ़ लीजिए। लिखा है मेरे भाई कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक रह सकता है। मतलब मान लीजिए दोस्त, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है तो कितने समय तक वहाँ रह सकता है, अधिकतम उसका समय कितना होता है। ऑप्शन ए है 6 माह, ऑप्शन बी है 1 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 वर्ष। तो दोस्त एक बार आप लोग पहले टिक कर लीजिए अपने मन में, आप लोग कितना टिक लगा रहे हैं तो मैं सही आंसर बताऊंगा। तो इस माध्यम से मैं बता दूं दोस्त, तो इसका आंसर जो होगा, इसका सी आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसका अधिकतम जो है राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है किसी राज्य में, तो 3 वर्ष तक लगाया जाता है। तो इससे रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चन आपको बता दूं मेरे भाई। तो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है दोस्त, तो वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था दोस्त, वो पंजाब राज्य में लगाया गया था। कहाँ पे लगाया गया था मेरे भाई? पंजाब राज्य में। तो सबसे पहले पंजाब राज्य में लगाया गया था। साथ ही साथ मैं बता दूं कब लगाया गया था, तो 1951 में वो कांग्रेस की जब फूट हुई थी मेरे भाई, तब लगाया गया था। कांग्रेस की वहाँ जो सरकार बनी थी उस समय उसमें फूट आ गई थी, उस कारण से वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। साथ ही साथ मैं और भी बता दूं दोस्त इसमें कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, तो कहाँ लगाया गया है, तो आप उसका आंसर बताएंगे उत्तर प्रदेश। 10 बार लगाया गया दोस्त राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति जो होता है उसकी चर्चा, मतलब उसकी चर्चा आर्टिकल यानी अनुच्छेद किसमें है, तो मैं बता दूं दोस्त 52 यानी 52, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। अब मैं आगे क्वेश्चन और बता दूं दोस्त कि और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति जो अध्यादेश लगाता है दोस्त, वो किसके अनुच्छेद कितने के अंतर्गत लगाता है, तो मैं बता दूं दोस्त 123 जो अनुच्छेद है इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और साथ ही साथ मैं एक क्वेश्चन और बता दूं कि राष्ट्रपति की बनने की जो उम्र सीमा है, ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है मेरे भाई, पूछा जाता है। तो 35 यानी आपकी यदि उम्र सीमा 35 वर्ष है दोस्त, तो आप राष्ट्रपति बनने के लायक हैं। इस तरीके से आपका मैं पहला क्वेश्चन क्लियर करता हूं दोस्त। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है मेरे भाई, वो है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है, वो पूछ रहा है उत्तरी अंडमान में है कि दक्षिणी अंडमान में है कि मध्य अंडमान में है कि कोड में है। तो मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई, आप लोग एक बार पहले टिक कर लीजिए क्वेश्चंस को। यदि क्वेश्चंस अच्छा लग रहा हो दोस्त, तभी वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। अन्यथा यदि अच्छा नहीं लग रहा है, जानकारी नहीं मिल रही दोस्त, तो बिल्कुल लाइक नहीं करेंगे, ठीक है दोस्त। तो मैं बता दूं पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, तो मैं बता दूं दक्षिणी अंडमान में मेरे भाई। कहाँ पे स्थित है ये? दक्षिणी अंडमान में स्थित है मेरे भाई। और मैं बता दूं दक्षिणी अंडमान में और क्वेश्चन से क्या पूछा जाता है इससे संबंधित मेरे भाई, तो मैं बता दूं आपको इससे संबंधित जो अंडमान निकोबार संबंधित है, अंडमान निकोबार पूछता है कि इसका कैपिटल क्या है, तो इसका कैपिटल मेरे भाई पोर्ट ब्लेयर है। क्या है मेरे भाई? पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर जो है दोस्त, ये अंडमान का राजधानी है। और साथ ही साथ इसमें पूछता है अंडमान निकोबार और पोर्ट ब्लेयर कितने डिग्री से मतलब ये अलग होते हैं, तो 10 डिग्री। कितने डिग्री से मेरे भाई? 10 डिग्री से ये अलग होते हैं। साथ ही एक क्वेश्चन और पूछता है कि एक सेलुलर जेल है जो अंडमान निकोबार में बनाई गई है दोस्त, तो इसके बारे में पूछता है कि सेलुलर जेल कहाँ स्थित है, तो मैं बता दूं वो आपका पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ पे है मेरे भाई? पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो भी अंडमान से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं उसके बारे में आपको बता दिया। और मैं बता दूं इससे क्वेश्चंस और भी पूछता है कि सैंडल पीक एक स्थान है मेरे भाई, वो पूछता है एग्जाम में कि सैंडल पीक जो स्थान है वो कहाँ पे स्थित है, ये पूछता है। तो आप आंसर में बता देंगे कि वो अंडमान निकोबार में है।
ठीक है। और इसी को बोलते हैं दोस्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और फिर इसमें एक चीज़ ये भी पूछता है कि हवाई अड्डा, हवाई अड्डा ये पूछता है कि अंडमान निकोबार में कौन सा हवाई अड्डा है मेरे भाई। तो मैं बता दूं आप लोगों को, वीर सावरकर, वीर सावरकर जो हवाई अड्डा है वो अंडमान में स्थित है। तो इस प्रकार से आपको 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं मेरे भाई एक क्वेश्चन से। यदि थोड़ी सी भी जानकारी आपको मिल रही होगी दोस्त तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अब साथ ही साथ मैं अगले क्वेश्चंस की तरफ चलूंगा लेके। तो पूछा है अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का, पंडवानी लोक नृत्य कहाँ का है। तो मैं बता दूं दोस्त, तो उत्तराखंड ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो पहले आप लोग दोस्त एक बार टिक कर लीजिए कि कौन सा इसमें सही है, तो मैं उसके बाद आंसर बताऊंगा। तो शायद आप लोगों ने टिक कर लिया होगा, तो मैं इसका आंसर बता दूं दोस्त, इसका आंसर है छत्तीसगढ़। इसका आंसर क्या है मेरे भाई, छत्तीसगढ़ है। अब मैं बता दूं छत्तीसगढ़ से और क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। तो इसका एक पूछा जाता है उद्यान जो गुरु घासीदास, गुरु घासीदास का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो वहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद इसकी राजधानी पूछी जाती है, तो आप लोगों को पता होगा इसकी राजधानी रायपुर है मेरे भाई। और मैं आगे बता दूं और भी क्या पूछता है इसमें, एक इसमें पूछता है कि पहला जो इस्पात संयंत्र बनाया गया था वो कहाँ पे बनाया गया था, छत्तीसगढ़ में। और उसका नाम क्या था मेरे भाई, उसका नाम था भिलाई। किसकी सहायता से बनाया गया था ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये रसिया की सहायता से बनाया गया था, यानी रूस की सहायता से। तो आप लोगों को दोस्तों इस तरीके से मैंने बता दिया। और इसके मुख्यमंत्री को भी बहुत बार पूछा है एग्जाम में, तो भूपेश बघेल मेरे भाई। इस तरीके से आपको जानकारी मिल गई दोस्त। तो यदि थोड़ी सी भी जानकारी मिल रही हो दोस्त तो आप लोग लाइक करेंगे। फिर मैं आगे चलता हूँ मेरे भाई। आगे अगला क्वेश्चन है, दूध से मक्खन निकालने पर दूध का जो घनत्व है दोस्त वो क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, या परिवर्तित रहता है, कि इनमें से कोई नहीं। आप लोग टिक कर लीजिए दोस्त। शायद आप लोगों ने कर लिया होगा कि इसका क्या सही आंसर है। तो मैं बता दूं इसका सही आंसर है जो वो मेरे भाई क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्त, इसका जो सही आंसर है वो आपका बढ़ता है। जब दूध से मक्खन को निकाल लेते हैं दोस्त तो उसका घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन दूध से संबंधित और क्या पूछता है कि दूध का जो है शुद्धता किस में नापा जाता है, तो लेक्टोमीटर में नापा जाता है, लेक्टोमीटर में नापा जाता है। साथ ही और क्या पूछता है कि आप लोगों को पूछता है ऊंचाई जो नापी जाती है किस यंत्र से नापी जाती है, तो अल्टीमीटर से नापी जाती है मेरे भाई। किससे नापी जाती है, अल्टीमीटर से। साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई कि फैदोमीटर से क्या नापा जाता है, तो समुद्र की गहराई नापी जाती है मेरे भाई। क्या नापी जाती है, समुद्र की गहराई। तो इस तरीके से आपको जानकारियां मैं दे रहा हूं दोस्त। तो यदि ये जानकारी अच्छी लगती हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो आगे बढ़ता हूं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग अपवर्तित रहता है। मान लीजिए आपका प्रिज्म है, प्रिज्म में आपको मतलब जब गुजारा जाता है कोई भी रंगों को, तो कौन सा रंग ऐसा होता है जो बदलता ही नहीं है दोस्त। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आप लोग टिक कर लीजिए कौन सा रंग है दोस्तों। तो मैं बताऊँगा इसका है बैगनी रंग। बैगनी रंग ऐसा रंग है जो ये अपवर्तित ही नहीं होता, ठीक है दोस्त, और सभी रंग अपवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं बता दूं दोस्त तो आपको। और मैं बता दूं इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आप लोगों को मतलब जो एक वर्णांध व्यक्ति होता है जिसको एक वर्णांधता का रोग होता है वो किस किस रंग को के अंतर को नहीं पहचान पाता, तो लाल और हरे रंग का वो अंतर नहीं पहचान पाता। ये क्वेश्चंस बनते हैं मेरे भाई। और मैं बता दूं कि और क्या क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, ये पूछता है मेरे भाई। तो सबसे ज़्यादा जो किस रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, तो लाल का। किसका, लाल का। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। अब इस तरीके से आपको क्वेश्चन पुटअप किया जाता है दोस्त। तो आप इस तरीके से यदि अपना जी के जीएस को लिखते चलेंगे, नोट करते चलेंगे दोस्त, तो आपका क्वेश्चन से एक भी बचेगा नहीं दोस्त। आप उसको बनाकर एग्जाम हॉल में चले आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ कि पूछ रहा है 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है मेरे भाई, वो पूछ रहा है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपको इसमें से चुनना है कि कौन सी गैस ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। एक ऑप्शन ए है CFC, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है CH4 यानी मीथेन, ऑप्शन डी है H2 यानी हाइड्रोजन। आपको बताना है मेरे भाई कि इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आप लोग टिक कर लीजिए पहले, तो फिर मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और जितनी भी CO2 है ये भी ग्रीन हाउस गैस है। CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी आपके CFC यानी कि ग्रीन हाउस गैस है। और CH4 जो मीथेन है ये भी आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। अब मैं बता दूं दोस्तों इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा CFC जो होता है
ये आपके ओजोन परत को ये जो होल कर रहा है दोस्त। CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके रेफ्रिजरेटर से निकलता है, किससे निकलता है मेरे भाई? रेफ्रिजरेटर से निकलता है। वो सीधे जा करके आपके ओजोन परत को छिद्र करता है और जिसके ओजोन की परत की जो होती है उसको डॉप्सन में नापा जाता है। किस में नापा जाता है मेरे भाई? डॉप्सन में नापा जाता है। अब CH4 की मैं चर्चा कर दूं दोस्तों, तो मीथेन होती है जो दलदली स्थानों पर पाई जाती है। और मैं साथ ही साथ ये भी बता दूं, ये धान के खेतों में भी पाई जाती है। और कोई कुआं होता है जो पुराना कुआं दोस्त, उसमें भी वो गैस बन के प्राप्त होती है। दलदली जगहों पे अक्सर पाई जाती है दोस्त। और ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है एग्जाम हॉल में कि ये CFC गैस ऐसी गैस है कि जो कहाँ पे पाई जाती है? दलदली स्थानों पे पाई जाती है। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ मैं चलता हूँ मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन मेरा है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मैं बता दूं दोस्त कि इसमें आप लोग टिक कर लीजिए कि किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य है। तो उसके बाद मैं आंसर इसका बताऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 के क में। यानी कि मौलिक कर्तव्य जो मेरे भाई वो है, मौलिक कर्तव्य वो रसिया से लिया गया है। और मैं बता दूं कि वो 51 के क में है। ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से मैं बता दूं आपको, ये आप लोगों को क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो आप उसको लिख लेंगे मेरे भाई, वो रसिया यानी रूस से लिया गया है। अब मैं अगले क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चलता हूं। तो अगला क्वेश्चन है, लीलावती पुस्तक है दोस्त एक पुस्तक जो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है चिकित्सा, ऑप्शन बी है विज्ञान, ऑप्शन सी है गणित, ऑप्शन डी है कला। अब इनमें से आपको बताना है कि लीलावती जो नामक पुस्तक है वो किससे संबंधित है। तो आप लोग टिक कर लीजिए दोस्त। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है गणित। तो लीलावती पुस्तक जो है दोस्त वो गणित से संबंधित है। और भी मैं पुस्तकों के बारे में आप लोगों को बता दूं, तो विंग्स ऑफ फायर एक पुस्तक खूब पूछी जाती है मेरे भाई कि इसको किसने लिखा है, विंग्स ऑफ फायर को। तो मैं बता दूं दोस्त, विंग्स ऑफ फायर जो है वो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है मेरे भाई। उसके साथ ही साथ अनहैप्पी इंडिया एक पूछी जाती है दोस्त पुस्तक। अनहैप्पी इंडिया, एक अनहैप्पी इंडिया पूछी जाती है मेरे भाई, वो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। और एक पुस्तक पूछी जाती है जो पूछी जाती है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये सब पुस्तकें जो मैं बता रहा हूँ दोस्त, इसको नोट करते चलिए, यह अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। और एक पुस्तक और है जो गीता रहस्य नामक पुस्तक है, इसको बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूँ दोस्त आपको। तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन 9th नंबर, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? जिसमें ऑप्शन ए है RBI, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो आप लोग इसमें टिक करिए दोस्त। तो मैं इसका आंसर सटीक बताता हूँ कौन सा सही है। तो इसका जो सटीक आंसर है मेरे भाई, वो सही आंसर क्या है तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसका सही आंसर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा दोस्त। जो राष्ट्रीय आय होता है, जो भारत के पूरे साल का जो आय निकलता है राष्ट्रीय आय, वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये इसका मतलब निवारण करके बताती है। और साथ ही मैं बता दूं कि राष्ट्रीय आय जो पहला जो आकलन निकाले थे वो दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। कौन निकाला था? दादा भाई नौरोजी ने। अब मैं बता दूं दोस्त, ये दादा भाई नौरोजी जो हैं, इनको ओल्ड ऑफ मैन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेट ओल्ड ऑफ मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी की कहा जाता है। तो ये अगले क्वेश्चंस की तरफ मैं 10वें नंबर के क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चलता हूँ। 10वां नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि मृदा स्फीति स्थिति में वस्तु की कीमत। मान लीजिए जैसे मुद्रा स्फीति जब होती है मेरे भाई, तो वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होती है कि घटती है कि अपरिवर्तित रहती है कि कोई नहीं। तो आप लोग टिक कर लीजिए मेरे भाई, तब मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है। तो यानी कि मेरे भाई जब मुद्रास्फीति होती है तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। अब साथ ही साथ मैं बता दूं मुद्रास्फीति से संबंधित और भी क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाते हैं दोस्त। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है तेजड़िया। तेजड़िया और मदड़िया दो शब्द किससे संबंधित हैं? तेजड़िया और मदड़िया ये दो शब्द किससे संबंधित हैं? और एक बुल एंड बियर आता है, बुल एंड बियर। तो दोस्त इस तरीके से आप समझिए कि बुल और बियर जो क्वेश्चन पूछा जाता है किससे संबंधित है? तो ये सब शेयर बाजार से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे भाई? ये सब शब्द जो है वो शेयर बाजार से संबंधित है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ आपको 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्त वो कह रहा है कि भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की तरह जियो। यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए है हिटलर, ऑप्शन बी है टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी है मुसोलिनी, ऑप्शन डी है नेपोलियन बोनापार्ट। तो आप लोग टिक करिए दोस्त, उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ।
तो मैं इसका आंसर आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान एक ऐसा सुल्तान था मेरे भाई जो अपने मतलब कि उसने ये कहा था कि भेड़ की तरह पूरी ज़िंदगी जीने से बेहतर ये है कि एक दिन आप लड़ करके अपने जो भी दुश्मन है उनसे एक दिन लड़ करके शेर बन जाओ। शेर बन के यदि आप जियोगे तो आपका एक दिन का जीना ही बेहतर होगा, अन्यथा आपको पूरी ज़िंदगी जीने से बेहतर एक दिन के शेर बन के जीने से अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो टीपू सुल्तान था उसने कहा था। तो मैं आप लोगों को और भी कथन के बारे में मैं चर्चा कर दूं दोस्त, और भी जो कथन है वो किसने क्या क्या कथन कहा था। जैसे क्वेश्चन पूछा दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और जियो और जीने दो, ये भी क्वेश्चंस। और फिर मैं बता दूं अगला, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये अक्सर पूछा जाता है, जो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। साथ ही साइमन कमीशन लौटो, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। तो ये सब जो कथन है इन कथनों को भी आप पढ़ते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अगले क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ आपको लेकर, जो साइंस का क्वेश्चंस है। किसी पिंड का भार जीरो कहाँ पे होता है? एक अच्छा खासा क्वेश्चंस आपके लिए है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि किसी पिंड का जो भार होता है वो जीरो कहाँ पे होता है। तो आप लोगों का ऑप्शन ए है ध्रुव पर, ऑप्शन बी है पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा पर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आप पहले टिक कर लीजिए मेरे भाई। तो आप लोग शायद टिक कर चुके होंगे, तो मैं बता दूं कि इसका आंसर होगा पृथ्वी के केंद्र पर। किसी पिंड का जो भार होता है वो शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पर, और किसी पिंड का भार जो अधिक होता है वो ध्रुव पे होता है। कहाँ पे होता है मेरे भाई? ध्रुव पे होता है। और जो किसी भी पिंड का जो भार होता है वो कम होता है कहाँ पे? विषुवत रेखा पर। कहाँ पे होता है मेरे भाई? विषुवत रेखा पे कम होता है। तो इस तरीके से आपको तीनों चीज़ें पता चल गई। क्वेश्चन जब भी बनेगा यहाँ से तो तीन ही प्रकार का बनेगा। एक पूछेगा कि पिंड का भार जीरो कहाँ होता है, पिंड का भार ज़्यादा कहाँ होता है, पिंड का भार कम कहाँ होता है। तो मैंने तीनों चीज़ें आप लोगों के बीच मतलब व्याख्या कर दिया दोस्त, उसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच लेके आता हूँ, 13वां नंबर। तो पृथ्वी का पलायन वेग पूछा है मेरे भाई। तो पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो कितना होता है? ऑप्शन ए है 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11 मीटर प्रति सेकंड। अगला है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, फिर 11.2 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको इसका आंसर बताना मेरे भाई। तो आप लोग शायद टिक कर लिए होंगे, तो मैं इसका आंसर बता दूं। तो इसका आंसर है सी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो मैं बता दूं ये पृथ्वी का पलायन वेग होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है चंद्रमा का पलायन वेग। तो मैं बता दूं मेरे भाई, चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है मेरे भाई वो 2.83 होता है। क्या होता है मेरे भाई? 2.83, 2.83। तो इस तरीके से मेरे भाई आप समझ सकते हैं कि ये आपको जब भी पलायन वेग पूछेगा तो पृथ्वी का पूछेगा या चंद्रमा का पूछेगा, तो ये दोनों आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, 14 नंबर क्वेश्चन। तो उसमें पूछा है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है किस विधि से उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन से, ऑप्शन बी है आयरन विधि द्वारा, ऑप्शन सी है नाभिकीय संलयन से, ऑप्शन डी है विक्षोभ द्वारा। तो आप लोग टिक कर लीजिए मेरे भाई। तो उसके बाद मैं इसका आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो नाभिकीय सी आंसर इसका सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। अब मैं बता दूं दोस्त इसमें और क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि जो परमाणु बम होता है वो किसके आधार पर दगता है, यानी कि दग जाता है? तो परमाणु विखंडन पे। किस पे दोस्त? परमाणु विखंडन की विधि पे। वो बनता भी है किस पे? विखंडन की विधि पे। तो परमाणु विखंडन की विधि पर वो बनता है और उसी की विधि पर वह दगता भी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैं आपको अगले क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूंगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है किसी नए राज्य का निर्माण करने का अधिकार किसके पास है? 15 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान से समझिए, किसी राज्य के नए जो मान लीजिए जैसे आपका उत्तर प्रदेश राज्य है और भी जैसे मध्य प्रदेश राज्य है, उड़ीसा है, तो इन सब राज्यों का नया कोई राज्य बनाना हो तो किसके पास ये अधिकार है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। तो आप लोग एक बार टिक कर लीजिए दोस्त। तो मैं इसका सटीक आंसर बताता हूँ। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा संसद। इसका संसद जो होगा वो सटीक आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और संसद को ही ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य का निर्माण कर सकता है। अब साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्त, तो मतलब और भी क्या क्या चीज़ें इसमें, जैसे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति किस में है? तो 52 अनुच्छेद नंबर 52 में है। संसद पूछता है, तो आपको मैं बता दूं संसद जो होता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संसद जो होता है वो आपका आता है 79। संसद जो है 79 है। ठीक है दोस्त। तो और ये मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री के बारे में आप लोगों को पता ही है, हर राज्यों में एक एक मुख्यमंत्री होते हैं। आगे मैं चलता हूँ आप लोगों को।
तो और राज्यसभा का भी चर्चा होता है कि राज्यसभा किस में है, तो 80 में यानी अनुच्छेद 80 में है, और लोकसभा जो है वो 81 में है। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से मैं आप लोगों को जानकारी दे दी है, आगे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो आप लोगों को मैंने इसके पहले भी बता दिया है, रसिया से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो रसिया से लिया गया है। और भी मैं चर्चा कर दूं दोस्तों, तो और जो भी चर्चाएं मैं आप लोगों के बीच करूंगा, मैं उसमें ये बताऊंगा कि और चीज़ें कहाँ से कौन सी चीज़ें ली गई हैं। जैसे मैं बता दूं, आपातकाल पूछता है अक्सर एग्जामों में, कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है मेरे भाई, आयरलैंड से। साथ ही आपसे ये भी पूछता है दोस्त कि सॉरी आपातकाल के बारे में, तो मैं बता दूं आप लोगों को जर्मनी से लिया गया है। यहाँ से मैं सॉरी कहूँगा, ये आपातकाल जो जर्मनी से लिया गया है, और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ठीक है मेरे भाई, ओके। और मैं बता दूं संविधान संशोधन जो लिया गया है दोस्त, वो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। आगे मैं चलता हूं दोस्त, एक स्थान पूछा है 17 नंबर क्वेश्चंस की तरफ मैं आपको लेके आ गया हूं मेरे भाई। तो 17 नंबर क्वेश्चंस में पानीपत कहाँ स्थित है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे भाई, आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। पानीपत स्थान कहाँ स्थित है, तो आपको ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से आप मेरे भाई आंसर को चूज करिए। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, इसका आंसर है हरियाणा। ये हरियाणा में है पानीपत, और इसको बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है मेरे भाई, बुनकरों का शहर। ये भी क्वेश्चन अक्सर ही एग्जामों में पूछा जाता है। अब मैं साथ ही साथ और भी कुछ स्थान आपको बता दूं कौन कहाँ पे स्थित है। तो आलमगीरपुर पूछता है मेरे भाई, वो कहाँ है, तो आलमगीरपुर जो है वो मेरठ में है, जो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे मेरे भाई, मेरठ के उत्तर प्रदेश स्थान पे है। और साथ ही मैं और भी आप लोगों का स्थान कुछ बता दूं दोस्त, जैसे तराइन पूछ सकता है कि तराइन कहाँ है, तो तराइन भी हरियाणा में है। कहाँ है मेरे भाई, हरियाणा में ही तराइन भी। जैसे तराइन का युद्ध हुआ था ना जो, तो वो भी 1191 पृथ्वीराज चौहान के बीच, तो वो भी कहाँ हुआ था मेरे भाई, वो भी आपका जो है हरियाणा में हुआ था। साथ ही मैं बता दूं, एक क्वेश्चन और पूछता है निशांत बाग कहाँ स्थित है, तो निशांत बाग जो आपका श्रीनगर में स्थित है। ठीक है दोस्त, कहाँ पे, श्रीनगर में। तो ये भी पूरी जानकारी थी दोस्तों। मैं आगे आप लोगों को अगले क्वेश्चन की तरफ 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। तो 18 नंबर क्वेश्चन जो है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है, जो साइंस का क्वेश्चन है। तो आप लोग चूज करिए दोस्त, आंसर ए है कैडमियम, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है तांबा। तो आप लोग शायद आंसर लगा लिए होंगे, तो इसका आंसर होगा पारा। और भी मैं जानकारी दे दूं दोस्त, एक रोग पूछता है एग्जाम में अक्सर, इटाई इटाई। तो इटाई इटाई रोग जो होता है वो कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण होता है मेरे भाई, कैडमियम के कारण। और आपका जो एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्त, जो एनीमिया होता है, एनीमिया रोग जो होता है मेरे भाई, वो किसके कारण होता है, तो एनीमिया जो रोग होता है मेरे भाई, वो आपका आयरन की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है, आयरन की कमी के कारण होता है। फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ मैं लेके चलता हूँ, जो 19 नंबर है मेरे भाई। 19 नंबर क्वेश्चन से कौन सी विटामिन मांसाहार में, यानी मांसाहारी भोजन आप यदि करते हैं तो कौन सा विटामिन आपको नहीं मिलेगा। तो विटामिन ए, ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी विटामिन मांसाहारी में नहीं पाया जाता। मान लीजिए आप मांस खा रहे हैं, आप मछली खा रहे हैं, तो आपको कौन सा विटामिन नहीं मिलेगा, तो विटामिन सी नहीं मिलेगा मेरे भाई। कौन सा नहीं मिलेगा, विटामिन सी नहीं मिलेगा आपको। आपको विटामिन सी नहीं मिलेगा। और विटामिन से संबंधित मैं और भी क्वेश्चन आपको बता दूं, तो विटामिन आप सभी लोगों को पता ही होगा, विटामिन ए रतौंधी में काम आता है, और विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन के जो होता है मेरे भाई, वो रक्त का थक्का बनाता है। और इसी तरीके से विटामिन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे भाई, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, और जो भी पूछा जाता है मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। कभी कभी ये पूछ लेता है विटामिन ए का बोटनिकल नाम, यानी वैज्ञानिक नाम पूछता है, रेटिनॉल, ऐसे ही क्वेश्चंस। और जैसे विटामिन बी का भी पूछ लेता है, तो उसको भी आप थायमीन जैसे है विटामिन बी 1, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और मैं बता दूं अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन आपका है 20 नंबर का, वो पूछ रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्त, ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 44, ऑप्शन डी है 42। तो आप लोग इसको पहले एक बार चुन लीजिए, आंसर इसका क्या हो सकता है। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, ऑप्शन सी, यानी 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटा करके क्या बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है दोस्त, पहले एक ये एक अलग सा अधिकार था दोस्त, लेकिन इसको हटा करके संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब मैं कुछ और जानकारी आप लोगों को दे दूँ दोस्त, तो इसके बारे में तो मैं बताना चाहूँगा दोस्त। फिर और ये इसमें और क्या क्या पूछा जा सकता है,
तो जैसे क्वेश्चन ये भी पूछता है 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये उम्र सीमा जो वोट डालने की होती थी पहले 21 वर्ष थी दोस्त, उसको घटा करके जब 18 साल किया गया तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। और उस समय प्रधानमंत्री जो थे मेरे भाई वो राजीव गांधी थे। ठीक है, कौन थे? राजीव गांधी। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इस तरीके से दोस्त ये सीरीज थी। यदि ये सीरीज थोड़ी सी भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्त तभी आप लोग लाइक करेंगे, कुछ नया सीखने को यदि आप लोगों को मिला होगा तभी आप लोग लाइक शेयर करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। अन्यथा यदि नहीं लगा है दोस्त तो बिल्कुल आप नहीं करेंगे और कमेंट्स में जो मन में आएगा वो लिख करके चले जाएंगे। ठीक है दोस्त, इसी के साथ मैं अगली सीरीज मैथ की लेके आने वाला हूँ दोस्त, आप लोग जुड़े रहिएगा। और उसमें भी मैं अच्छी अच्छी कंटेंट लेके आऊँगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों के लिए बेस्ट प्रिपरेशन आपकी कराता रहूँगा दोस्त। तो इसी के साथ थोड़ा समय ज़्यादा लिया हूँ दोस्त, लंबी वीडियो है लेकिन मैं जानकारी भी आप लोगों को 20 में 50 लगभग 70 क्वेश्चंस की जानकारी आप लोगों को दे दिया हूँ। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स में अच्छे कमेंट्स जरूर भेजिएगा, भाई के लिए थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू भाइयों, दोस्तों, साथियों।